हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, हमने कहा था व्हेन बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉडी अंटिल बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट इज कॉल्ड limiting force of friction, and when body starts to move then force of friction acting on the body reduces little bit, then the force of friction is called kinetic friction. Students, इस पॉइंट को हम एक ग्राफ के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। Suppose along the x-axis F means applied external force, along the y-axis फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनिशियली हमने कहा व्हेन बॉडी इज रेस्ट देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड व्हेन यू स्टार्टिंग टू इंक्रीज द एक्सटर्नल फोर्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेस। और बच्चे हमने एक सेंटेंस कहा था फ्रिक्शन फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होता है तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होने लगता है। तो जैसे जैसे बच्चे आपका एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होगा इसी के साथ साथ हमारा फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता चला जाता है। और बच्चे एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाने के बाद ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ लिमिट। और बच्चे इसके बाद बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाती है और ये फोर्स हमारा डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर वर्क करने लगता है, इसको आप कह सकते हो काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये हमारा बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन है जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है। ठीक है बच्चों, ये स्टैटिक फोर्स जब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है तो हमारा क्या लाएगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चे एक छोटा सा सेंटेंस मैं लिखता हूं, देखिए क्या है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। ठीक है बच्चे, नेसेसरी एविल है, नेसेसरी भी है और इसके कुछ हार्मनेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो बच्चे हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। What are the disadvantages of friction? When friction acts between two bodies, then there are a loss of energy in the form of heat. दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर बच्चे मूव करती है तो वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और हीट जब भी प्रोड्यूस होती है बच्चे तो एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और स्टूडेंट, हम कह सकते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, ये मोशन को अपोज करता है। और हम बच्चे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि व्हेन फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज या बिटवीन टू parts of a machine then it decrease the efficiency of the machine, मशीन की efficiency को डिक्रीज कर देता है। एक बच्चे हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ वियर एंड टियर, कटना फटना। जैसे दो बॉडीज आपस में फ्रिक्शन में आएगी, वे घिस जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी, है ना। तो वियरिंग एंड टियरिंग भी किसका रिजल्ट है, फ्रिक्शन किसी भी सरफेसेस में किसी बॉडी में वियर एंड टियर प्रोड्यूस करती है। एक और बच्चे हम लिख सकते हैं, हमने भी कहा कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट व्हेन टू बॉडीज स्लाइड ओवर ईच अदर, मींस फ्रिक्शन इज एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज देन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड ड्यू टू द एक्सेसिव हीट जनरेटेड बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ ए बॉडी गेट्स हीट अप एंड कैन बर्न, वहां पर आग भी लग सकती है बच्चे। अब हम बात करते हैं बच्चे एडवांटेजेस की। What are the advantages of the friction? सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज फ्रिक्शन का, with the help of friction we can move on a surface. Without friction we cannot move on the ground surface. हम बिना फ्रिक्शन के बच्चे मूव नहीं कर सकते। आप देखते हो कि जिस सरफेस पर ऑयल होता है, स्मूथ होती है, या फिर सपोज वाटर ही बिखरा हुआ है, गीला सरफेस है, तो वहां पर आप
इजीली चल नहीं पाएंगे, आप वहां पर स्लिप कर जाते हैं। तो फ्रिक्शन का होना बच्चे बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग आप कह सकते हैं, ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन ए पेपर विद द हेल्प ऑफ पेन, वी कैन राइट ऑन द बोर्ड विद द हेल्प ऑफ चौक। हम विदाउट फ्रिक्शन नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट। और बच्चे आपने देखा होगा बहुत सारी मशीनरीज के अंदर कुछ रिम्स होते हैं, उनके ऊपर बेल्ट लगी रहती है, मोटर के साथ कनेक्टेड रहती है, और वो बेल्ट तभी तक वहां पर स्टेशनरी रहती है जब तक वहां पर फ्रिक्शन बना रहता है। कभी कभी तो हमें बाहर से भी फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मेटेरियल वहां पर लगाना पड़ता है, और जैसे ही फ्रिक्शन खत्म होता है बेल्ट हमारी पुली से उतर जाती है। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमें मस्ट है, जिनके बिना हमारे वर्क नहीं हो सकते। ब्रेक, व्हीकल्स में जो ब्रेक लगते हैं वो भी किसके हेल्प से लगते हैं? फ्रिक्शन ना ही नहीं होगा तो ब्रेक भी नहीं लगाए जा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे, हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। कैसे फ्रिक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हैं? मेथड्स to reduce the friction। एक मेथड में बच्चे आप क्या कह सकते हो? पॉलिशिंग, बाय पॉलिशिंग द सरफेस। पॉलिश कर देंगे बच्चे सरफेसेस के ऊपर किसी पेंट के थ्रू। और पॉलिश करने का मेन मोटो क्या है बच्चे? हमने कहा था देयर आर a number of regularities on the surfaces and due to these regularities we need some extra force to move the body। और जैसे बच्चे हम पेंट करेंगे तो जो हमारा पेंट है, जो हमारी पॉलिश है, वो पॉलिश इन इरेगुलरिटीज के अंदर फिलअप हो जाएगी और इरेगुलरिटीज हमारी खत्म हो जाएगी, जिससे सरफेस हमारा क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, लुब्रिकेटिंग, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। जो हमारे मशीनरी पार्ट्स होते हैं बच्चे, वहां पर हम पॉलिश तो नहीं कर सकते, तो मशीनरी पार्ट्स के बीच में हम कोई लुब्रिकेंट, कोई एक ऑयल लगा देते हैं, डाल देते हैं। तो वहां पर क्या होता है बच्चे? दो सरफेसेस के बीच में ऑयल आ जाता है, और ऑयल बच्चे कैसा होता है? ऑयल आपको पता ही है ऑयल की नेचर। तो वहां पर लुब्रिकेशन के थ्रू भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। एक और मेथड है बच्चे हमारे पास, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। उसको देखते हैं। बॉल बेयरिंग्स हम यूज करेंगे बच्चे, और इन बॉल बेयरिंग्स वी कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो बच्चे जहां पर भी हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमारे व्हील्स होते हैं, रिम के साथ हमारा व्हील लगा रहता है। देखिए बच्चे, सपोज ये हमारा कोई एक रिम है, और ये इसका सेंट्रल एक्सल, और ये हमारा एक्सल है सपोज, जिसके साथ हमने इसको ऐसे लगा देगा। इनिशियली अगर हमने इसको ऐसा लगाया तो यहाँ हमारा जो व्हील का सेंटर है, व्हील की जो एक्सिस है, वो एक्सल के साथ ऐसी रहेगी। तो ये कैसा रहेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम बच्चे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं बॉल बेयरिंग के थ्रू। देखिए बच्चे कैसे करेंगे। ये तो बच्चे हमारा रिम हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर बॉल बेयरिंग्स किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, हम एक्सल के साथ बहुत छोटी छोटी मेटल की बॉल्स फिट कर देते हैं। देखिए होंगे आपके साइकिल में, ये दूसरा जो भी आप व्हील देख सकते हो, बाइक का व्हील, उसके अंदर भी इसी तरह के होते हैं। तो यहाँ जैसे ही यहाँ हम एक्सल फिक्स कर देंगे बच्चे, ये हमारा एक एक्सल है, ठीक है जी।
यहाँ एक्सल लगा जो फिक्स है हमारा, उसके साथ ये हमारी आउटर लेयर में क्या लगा दी हमने, ये मेटेलिक बॉल्स लगा दी। अब जब ये आपका एक्सल रोटेट करेगा, ठीक है, ये एक्सल रोटेट करेगा तो ये आपकी जो मेटल बॉल है ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन में आ जाएगी, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ आपका व्हील भी मोशन में आ जाएगा। आपका एक्सल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और आपका व्हील इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। और बच्चे यहाँ देखिए केवल एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट रहेगा, दैट मीन्स आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन में। तो इससे हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने लास्ट चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था बच्चे, यहाँ पर एक बार फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, when a body revolves on a circular path, then a force acts towards the center of circular path, which is called centripetal force। और बच्चे मैंने ये भी कहा था याद रखने के लिए कि a centripetal force is required for the motion of a body on a circular path। Without any centripetal force, a body cannot revolve on circular path। बिना centripetal force के कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। अब बच्चे यहाँ पर भी देखिए कुछ रिक्वायरमेंट है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की। फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से एक दूसरे को रिलेट करते हैं बच्चे, वो देखते हैं। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। लेवल मीन्स बच्चे कोई बैंकिंग नहीं है, रोड के अंदर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोड है। और बच्चे देखिए रोड हमारी कैसी कर्व्ड रोड है। सपोज ये टर्न आ गया हमारा और यहाँ है हमारा टर्न का सेंटर। अब बच्चे किसी कार को इस टर्न को क्रॉस करते हुए जाना है। अब देखिए बच्चे क्या नेसेसरी कंडीशंस रहेगी। देखिए कार का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं छोटा सा। ये जा रही है बच्चे कार इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। यहां हो गया हमारा सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर क्या चाहिए। अब इसको सर्कुलर मोशन में जाने के लिए बच्चे क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है। क्या क्या फोर्सेस बच्चे यहाँ पर वर्क करेंगे, वेट ऑफ कार वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन टोटल रिएक्शन आर वर्टिकली अपवर्ड। कार बच्चे ऐसे जा रही है तो वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड और एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन आर वर्क कर गई, आर इक्वल टू हमारा mg होगा। अब बच्चे देखिए, अब आप ये समझिए कि यहाँ पर हमारी जो कार है वो स्लिप किस डायरेक्शन में करने की टेंडेंसी रखती है। कार इस टर्न पर जाएगी तो ये स्लिप करने की पॉसिबिलिटी किधर होगी, टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर। कार ऐसे जाएगी तो स्लिप किधर की टेंडेंसी होगी बच्चे, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये इस डायरेक्शन में स्लिप हो सकती है। तो बच्चे इसको एक फ्रिक्शन चाहिए, किस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किधर को लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर टर्न। जो भी हमारा टर्न है इसके सेंटर की तरफ को यहाँ पर क्या वर्क करना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करना चाहिए, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे क्या रहेगा, क्योंकि कार में कोई भी वर्टिकल या अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड कोई मोशन नहीं है, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू mg। और बच्चे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, दैट मीन्स F इज इक्वल टू म्यू mg, ये रहेगा बच्चे। और देखिए बच्चे यहाँ हमने अभी कहा टू मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ ए बॉडी ऑलवेज रिक्वायर्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो टुवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू सपोज v वेलोसिटी है और सेंटर का जो डिस्टेंस है मीन्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दैट इज r। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और ये बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, this centripetal force is provided by the friction acting on the car, that means
वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू म्यू एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर आपका बच्चे क्या निकल गया, वी स्क्वायर हो गया आर एम जी। दैट मीन्स वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर एम जी। दैट मीन्स यहां पर ये कार इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न को क्रॉस कर सकती है। दैट मीन्स v विल बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर एम जी। आप ये कह सकते हो मैक्सिमम v आपका कितना हो सकता है, अंडर रूट आर एम जी। अगर बॉडी इस वेलोसिटी से ज्यादा चली जाएगी तो फोर्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और फ्रिक्शन हमारा इतना लग रहा है, मीन्स रिक्वायर्ड फ्रिक्शन उसको नहीं मिलेगा, सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलेगा, तो बॉडी उस सर्कुलर पाथ से क्रॉस नहीं करेगी। तो बच्चे यहां पर मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम वेलोसिटी कार कितनी ले सकती है, अंडर रूट आर एम जी। या फिर इससे छोटी वेलोसिटी हो तो बॉडी या कार आसानी से इस सर्कुलर टर्न को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप के और मोशंस की बात करेंगे, जब कार हमारी लेवल रोड पर ना चल के एक बैंक रोड पर चलेगी। बैंक रोड की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।